हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। सो आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वेक्टर्स के, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं हर साल। तो हम उन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ये इजीली हो भी जाते हैं। सो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ ए इज़ 3, मॉडुलस ऑफ ए इज़ 3, मॉडुलस ऑफ बी इज़ 4 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज 5। तो ये मैग्नीट्यूड है। तो हमारा ये है एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि तीन वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो हम पहले लिख लेते हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे ये। तो हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ ए 3 है, मॉड ऑफ ए 3 है, और मॉडुलस ऑफ बी आपका 4 है, और मॉडुलस ऑफ सी आपका 5 दे रखा है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। यानी कि जो ए है वो परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के। इस चीज को समझना आपको, जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी और सी के सम के परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही तो फिर बी वेक्टर परपेंडिकुलर किसके है, वो ए प्लस सी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड जो सी है वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। ओके, अगर ऐसा है एज ये है तो दिस इंप्लाइज, कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, अगर मैं कहूँ ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर ए परपेंडिकुलर किसका है, बी प्लस सी का है। तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी प्लस सी जीरो होगा, क्योंकि ये खुद एक वेक्टर होगा ना बी प्लस सी। तो हम ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते, तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर बी डॉट ए प्लस सी भी ज़ीरो होगा। आपको यहाँ पर वेक्टर साइन लगाने होते हैं हमेशा, ये भी ज़ीरो होगा। और थर्ड थिंग इज दैट सी डॉट ए प्लस बी भी दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो। सो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई देम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी आ जाएगा प्लस ए डॉट सी आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा। ओके, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो बी डॉट ए आ जाएगा और बी डॉट सी आ जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जैसे कि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया बस हमने उसको लिख लिया अपनी मैथमेटिकल फॉर्म में। तो बस ये तो है, ये चीज़ें हैं तो ठीक है तो हैं। अब ये हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब हमको ये फाइंड करना है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब आप एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी या मॉड ऑफ ए प्लस बी, राइट, या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ज़ीरो मिल जाए, कुछ ऐसा अगर मिल जाए, तो आप हमेशा क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी हमारे पास, एक प्रॉपर्टी का रिजल्ट है, और कि मॉड ऑफ कोई भी वेक्टर उसका अगर मैं मॉड लूँ, मॉड ऑफ या मॉडुलस ऑफ डी वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर लूँ, वो क्या होता है, डी डॉट डी। कैसे, अब अगर मैं डी डॉट डी निकालूँ, अगर मैं डी डॉट डी निकालूँ, ये वेक्टर है डी डॉट डी, आप ए भी ले सकते हो एक्स भी ले सकते हो, जो लेना है ले लो। डी डॉट डी लूँ तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड डी कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, आपको पता है ना, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल जो ए और बी के बीच में है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो थीटा इनके बीच का एंगल होगा। अब आप बताओ डी और डी में क्या एंगल होता है। अगर ये डी है तो डी और डी में कितना एंगल होगा, भाई एंगल जीरो होगा। यहाँ पर डी और डी में एंगल जीरो होता है, यानी कोई भी वेक्टर का उसी के साथ एंगल कितना होता है, जीरो होता है। तो हम ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि मॉड डी और कॉस जीरो तो 1 होता है, तो ये मॉडुलस ऑफ डी स्क्वायर नहीं आया। तो हमें पता लग गया कि किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाता है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस, इसको ना निकाल के हम निकालेंगे इसका स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया, डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब ये अब हम तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि डी होगा,
या कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर का, भाई 3 वेक्टर का सम भी तो एक वेक्टर होगा। मान लो ये वेक्टर u आ गया, तो u वेक्टर निकालना है मेरे को, तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा, तो u डॉट u यूज़ कर लूँगा। बस आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हम इसमें इन क्वेश्चंस में ये करते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चंस में कुछ नहीं रह जाएंगे और आप इजीली चीज़ों को कर पाओगे। तो ये आप इसको कर दीजिए। अगर एग्जामिनर के लिए आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो एज मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज ए डॉट ए, या डी लिखना डी लिख लो, ए लिखना ए लिख लो, वो नाम है वो। तो इसके बाद आप कुछ मत करो, बस इसको ओपन कर दो, तो ये इसके साथ आएगा, तो ए डॉट ए आएगा। इसको हम ऐसा डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ए डॉट बी आएगा, पर आप ना करो, ये डॉट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस मत कर देना आप, यहाँ पर लगाने हैं। और यहाँ पर ए डॉट सी आएगा, फिर बी डॉट ए आएगा, प्लस बी डॉट बी आएगा, प्लस बी डॉट सी आएगा। मैं इसको नीचे लिख लूँ, या चलिए इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं। और बी डॉट सी हो गए, तीनों हो गए, हाँ। अब फिर सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी, ये आया हमारा एट लास्ट। अब आप क्या करो, आपको पता है ना किसी भी वेक्टर को उसके उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता है तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर रहता है। ए डॉट ए क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो आप, इन दोनों में क्या, यहाँ देखो ये चीज़ क्या है, ये तो इतनी तो जीरो है कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कितना है, जीरो है, तो इसकी जगह मैं जीरो लिख सकता हूँ, ये आ गया है ना। इस इक्वेशन को फ्रॉम 1 कर लेते हैं पूरा, ठीक है, फ्रॉम 1, ये तीनों इक्वेशन फ्रॉम 1 2 3 जगह आपको करना है, तो इसको चलो 3 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो इसको 3 ऐसे लिख लेते हैं। इसको 3, इसको 1 मार्क कर लेते हैं, और क्या करें, तो ये 0 हो गया। चलिए अब बी डॉट ए, तो अभी नहीं पता लग रहा है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। बी डॉट बी, बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर है तो बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बी डॉट ए बी डॉट सी, कहाँ है बी डॉट ए, बी डॉट ए और बी डॉट सी, ये दोनों मिलकर भी क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो इसकी इन दोनों की जगह मैं 0 लगा सकता हूँ, एक एक्स्ट्रा आगे, या आप इसको एक साथ लिखना चाहो एक साथ लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट में आपके पास क्या है, प्लस सी डॉट सी लास्ट में, तो सी मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा, और सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी भी आपका 0 दे रखा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हमारे पास आया मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके बराबर आया मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और ये हमेशा नहीं होगा, ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से हो रहा है, ऐसे मत करिएगा ऐसा कुछ आया तो बस इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, वो गलत हो जाएगा। वो तो इस कंडीशन के हिसाब से हो रहा है, वरना ये नहीं होता, फिर कुछ और होता। अब मॉड ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। मॉड बी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। मॉड सी की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो बस ये हो गया चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रह गया। तो ये हमारा फाइनली मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, 9 16 एंड 25। तो दिस इज ऑल्सो 25 25 50 आ गया, ये 50 आ गया मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, √50 प्लस माइनस का वो भी, पर हम माइनस नहीं लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, √50 आ गया। √50 को 5√2 लिख सकते हैं, तो प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये हमने यहाँ से यूज़ करा ना ये वाली चीज़ें, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो एज मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कांट बी नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस है ना, कांट बी, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव थोड़ा ना होता है। तो हमारे आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, और इस तरीके से हमको इसको करना है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं ये बोर्ड में, बिल्कुल आते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस में थोड़े से अभी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्कर्स या 6 मार्कर्स में आ सकते हैं, पर 4-6 मार्कर में तो इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा, 4 मार्कर्स में आ सकते हैं, पर हाँ बनाने को बना सकता है। पर फिलहाल हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं, इसके बाद हम जो 1 मार्क का 2 मार्क क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो मैं एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन दस, यानी कि 3 वेक्टर हैं ए बी सी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारा गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर एक 0 वेक्टर के बराबर है, ठीक है, यानी इनका सम 0 है। इवेल्युएट द क्वांटिटी म्यू दैट इज ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, हमें ये निकालना है। इसको नाम दे दिया, म्यू दे दिया, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और मॉड ए 1 दे रखा है, मॉड बी 4 और मॉडुलस ऑफ सी इज 2। एंड यहाँ पर आप सारा जो भी गिवन डेटा वो लिख लीजिए ताकि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिले आपके मार्क्स डिडक्ट करने का। 4 और एंड मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज 2, ठीक है। तो इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी आप ना होल स्क्वायर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे लिख सकते हो एज ए प्लस बी प्लस सी, राइट, का जो होल स्क्वायर है ना, का जो होल स्क्वायर, या डॉट प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो, ये डॉट ले सकते हो आप, है ना। तो अभी हमने करा था, अगर आपको फिर से पूरा ही करना है तो आप पूरा लिख सकते हो। तो वो कितना हो जाएगा अगर यहाँ पे ओपन करें तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, ए को पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ लास्ट में। अब बी की बारी आई, बी को पहले ए के साथ, बी को बी के साथ, बी को सी के साथ, इस तरीके से कर रहे हैं। और ये बहुत ही ईजी है। हाँ, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आते, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो ये आपका हमने ओपन कर लिया है। तो अभी हमने जाना कि ए डॉट ए आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी छोड़ देंगे, बी डॉट सी छोड़ देंगे, बी डॉट ए छोड़ देंगे, बी डॉट बी लिख सकते हैं। तो बी डॉट बी को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, फिर सारे एक साथ लिख लेंगे हम। अगर आप देखो यहाँ पर ये हमारा कवर हो गया, हम इसको भी लिखेंगे, तो ये मॉड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर भी हम लिख ही लेते हैं साथ में, ये भी कवर हो गया। अगर आप देखो यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे बी डॉट ए है, यहाँ पे ए डॉट बी है और यहाँ पर बी डॉट ए है। आपको पता है ना कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के वेक्टर्स में, क्योंकि कॉम्पिटेटिव होते हैं यहाँ पर। तो ओके, तो ए डॉट बी डॉट ए बराबर होंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ओके, तो इस तरीके से ए डॉट सी और सी डॉट ए भी बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी, ठीक है। लास्ट में हमारा जो बचा हुआ पार्ट है कि बी डॉट सी और सी डॉट बी, वो भी ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। देखा, हमको चाहिए भी यही था। और इसको अगर ए डॉट ए करें तो आप ये भी लिख सकते हो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर सकते थे आप कि मॉड ऑफ ए प्लस, जो हमने बताया था कि आप इसको ये लिख सकते हो, उसके बाद आप इसको ओपन करते हुए चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है ये 0 है, ये जो है पिंक वाली जो वेक्टर, एक खुद एक वेक्टर होगा ना, जो 0 वेक्टर आ रहे हैं इनका ऐड करते कुछ ना कुछ ये होंगे ऐसे ए बी सी, उनका सम करते 0 आ रहा है। तो आपको इतनी ज़्यादा ए बी सी लेट वगैरह नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो मॉड ऑफ 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका कितना दे रखा है, ये इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर आ गई, ये 4 का स्क्वायर आ गई, सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर आ गई, क्योंकि ये गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है। ओके, अब देखिए म्यू तो यही है ना भाई, म्यू तो यही है। आप देखो म्यू ये रहा, आप 2 कॉमन लोगे जैसे, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या सी डॉट ए, बात है कि ए डॉट सी बोले सी डॉट ए बोलो, उसको अगर सी डॉट ए चाहिए तो आप इसको सी डॉट ए कर दो, ऊपर भी कर सकते हो सी डॉट ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, तो ए डॉट सी डॉट ए के बराबर हुआ, ठीक है। तो इसको हम सी डॉट ए कर लेते हैं, एग्जामिनर को ही खुश कर देते हैं। और बी डॉट सी चाहिए, बी डॉट सी चाहिए, तो हम यहाँ पे बी डॉट सी लगा देंगे। तो आप खुद देखो भाई, ये म्यू ही तो है, ये क्वांटिटी म्यू ही तो है इतनी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 + 16 + 4 + 2 म्यू, है ना, यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज म्यू इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ओके, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20 -21 आ जाएगा इधर, ओके, है ना। और ये 2 म्यू रह जाएगा, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया क्लास, -21/2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट, और इतना इजी था ये क्वेश्चन। और ये सबसे बड़ी बात 4 मार्क्स में आता है, इतना सा। तो चलिए आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत ज़्यादा इजी है।
तो ए बी सी आर दी 3 यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिसका मॉडुलस 1 होता है। तो हमारे पास ए बी सी 3 वेक्टर हैं जो यूनिट वेक्टर है, तो तीनों का मॉडुलस सेम ही होगा। तो मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वेक्टर सेम नहीं है, इनका मॉडुलस सेम है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सच दैट कि ए बी और सी का सम भी 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो ये तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एज कि मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर आप बस वेक्टर्स लगा लो, हर बार लगाने पड़ेंगे क्योंकि वेक्टर्स हैं। चलिए, तो ये कर लिया। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लो, वही चीज़ करना है, बार बार वही चीज़ करना है। और इस मेथड से ना इजीली आपके आंसर्स आ जाते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये हर चीज़ में लग जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें लग जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन चेंज भी कर सकता है एग्जामिनर, तो आपको उस केस में अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में आपको कुछ भी फिक्स नहीं होता। क्वेश्चन जैसे चेंज होगा वैसे उसकी अप्रोच भी चेंज हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये तो पता ही, तो 0 दे रखा है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, 0 लिख दिया हमने। अब ये क्या होगा? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ये कितना होगा? हाँ, फिर से भाई एक काम करते हैं, पहले मॉड बी डॉट बी में यानी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। मॉड सी का स्क्वायर कर लेते हैं। हमें पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, ये दोनों अगर सेम है तो ये और ये ट्वाइस बन जाएंगे, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, प्लस फिर ए डॉट सी और सी डॉट ए, तो ये भी मिलके ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए बन जाएगा। अगर आपको रीज़न लिखना, आप रीज़न लिख दो। और बी डॉट सी और सी डॉट बी भी सेम हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी आ गया। डॉट ए, अगर आपको यहाँ पर रीज़न लिखना, आप रीज़न लिख दो, हाँ, कि एज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ऐसे नहीं आप सी डॉट ए भी लिखोगे ना, ना ना, ये जनरल चीज़ है, ये जनरल है, यानी सब क्लियर ट्रू है कि ये कॉम्पिटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? इसकी वैल्यू तो आपको यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, शायद मेरे को यही चाहिए था। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें इसका बस उसने नाम चेंज म्यू कर दिया था, नाम दे दिया था, इसको इस बार नहीं दिया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप ये 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 इधर -3 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ये ए डॉट, वैसे डायरेक्टली -3/2 आंसर है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप डायरेक्टली ना करो तो बेटर है। तो आगे आपका आंसर, तो -3/2 ही हमारा आंसर है, ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। तो इस तरीके से हमको ये वाला क्वेश्चन करना था। ये क्वेश्चन इजी है, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और ये करा होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इजी भी है। ए बी सी हमको दे रखे हैं वेक्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज, ये आपका सारा डेटा लिखना होगा एग्जामिनेशन में अपनी आंसर शीट पे जो भी दे रखा है, या कैप लगा लेना। यहाँ पे वेक्टर्स दे दिए, पिछले क्वेश्चन में वेक्टर्स नहीं दिए थे, हम उसको जनरल फॉर्म में करे जा रहे थे, तो पर कोई बात नहीं, यहाँ पे वेक्टर्स दे रखे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इजीली हो जाना चाहिए। और c का वैल्यू 2i - j + 4k। ध्यान रखिएगा 3D वेक्टर बच्चों को लगता है कि वो बस फॉर्मूला करके कर सकते हैं, पर नहीं, ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है और बहुत इजी। अगर आपको समझ में एक बार आ गया ना, इससे इजी कुछ भी नहीं है। आपको इसकी प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या निकल सकता है, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो फाइंड द वेक्टर d, एक वेक्टर ऐसा d फाइंड करो विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d जो है, d इज परपेंडिकुलर टू a के भी परपेंडिकुलर है, एंड d जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, वो b के भी परपेंडिकुलर है। एंड तीसरी चीज c डॉट d आपका क्या दे रखा है, 15 दे रखा है ना। तो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। तो पहले अगर d डॉट ए यहाँ पर क्या होगा भाई, तीन कंडीशंस है ना। अगर
डी और ए परपेंडिकुलर है तो डी डॉट ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर डी डॉट बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, है ना, और यहाँ पर सी डॉट डी की वैल्यू 15 दे रखी है, यानी परपेंडिकुलर नहीं है, बस हमारा स्केलर प्रोडक्ट ले रखा है। तो भाई अब यहाँ पर ए बी सी तो गिवन है वेक्टर्स में, एक काम करो आप डी भी लेट कर लो, आप डी लेट कर लो कि लेट वेक्टर डी इज इक्वल टू d1 i, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड ले लो, आपको ज़्यादा सूट करेगा, है ना, लेने को कुछ भी ले सकते हैं, तो एक्स आई आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वाई जे और जेड के, ठीक है, हमने ये ले लिया, बस अब ये हो गया, तो इसमें तो कुछ तो रह नहीं गया। तो पहली कंडीशन क्या है, डी डॉट ए इज इक्वल टू 0, यानी डी डॉट ए यानी कि हाँ डी डॉट ए, अब डायरेक्टली कर लो, चलो तो डी डॉट ए अगर करूँगा, चलिए अगर नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, तो डी डॉट ए करना है ना, तो ये डी हो गया हमारा, हमें इसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ देना है, क्या है आई प्लस 4j प्लस 2k, वो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो कैप 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 लगा लेंगे, है ना, तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये हमारा डी डॉट बी है, बी हमारा क्या है 3i माइनस 2j प्लस 7k, वो भी 0 के बराबर है, बहुत अच्छी बात है, ये दे रखा ना बी और ए, मैंने बस वैल्यू पुट कर दिया, और सी डॉट डी या डी डॉट सी, एक ही बात है, मैंने डी आगे रख लिया, यहाँ पे सी ले लो आप, सी क्या है आपका, सी आपका हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k, किसकी वैल्यू के बराबर है, 0 के बराबर है, तो बस आप वैल्यू आप इंटू कर दो, तो x प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, y है, यहाँ पर y था, यहाँ पे y नहीं आया, y नहीं आया, y है, यहाँ भी y है, ओके, y को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4y आएगा, फिर z को 2z आएगा, 2 आप z ऐसा बनाओ, वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 2 और z में कन्फ्यूजन हो सकती है, यहाँ पर 3x आएगा, माइनस 2y आएगा, प्लस 7z आएगा, वो 0 के बराबर है, और यहाँ पर 2x माइनस y प्लस 4z किसके बराबर है, वो भी 0 के बराबर है, तो आपके पास ये चीज़ें हैं, अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आप डिटर्मिनेंट मेथड मत लगाना, क्वेश्चन 6 का ना हो गया 12 मार्क्स का बन जाएगा, उससे बेटर है एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, वही सबसे तेज़ होता है, जब इक्वेशन में वेरिएबल 2 या 3 हो कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए, तो सॉल्विंग 1 2 एंड 3, तो एक काम करते हैं, पहले दो पेयर ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेते हैं, या इन दोनों को ले लो, ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो x प्लस 4y प्लस 2z की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर इसको ले लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 7z की वैल्यू 0 है, एक तो ये हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और पहली और थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। चलिए बस सॉल्व कर देते, तो अब क्या करना चाहिए, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, है ना, 2 के साथ 3 के साथ कर लेते हैं, x एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मे बी अच्छा ये ज़्यादा इजी लग रहा है, इसको देखिए, इसको पहले कर लेते हैं, तो जैसे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8y प्लस 4z हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये आपका नीचे वाला 2x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 0 हो गया, और नहीं ये पे 15 है, सॉरी, ये तो 15 है यहाँ पर, ये 0 क्यों लिख दिया, ये 0 थोड़ी ना है, ये 15 है, ये 15 है, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन आपकी, ये यहाँ पे 15 आएगा, ये 15 आएगा ना, ये 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस ये कट ये आएगा 9y, ये भी वैसे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू -15, तो y की वैल्यू तो आ गई, तो ज़्यादा इजी हो गया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी -15/9, तो y की वैल्यू आई, तो चलिए अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 3x प्लस 12y प्लस 6z की वैल्यू 0 आ गई, और ये तो ऐसे ही रह जाएगा, 3x माइनस 2y
प्लस 7z इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 14y आ जाएगा और ये माइनस z आएगा इज इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 14y आ गई। आपको y की वैल्यू तो पता ही है, 14 इंटू माइनस 5/3, क्योंकि 15/3 तक कट आउट किया जाएगा, तो 14 7 5 70/3, तो z की वैल्यू ये आ गई। अब आप x और y और z की वैल्यू पता है, x की वैल्यू निकालने की किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जो सबसे अच्छी दिख रही है ले लेते हैं। सबसे अच्छी कौन सी दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन ही दिख रही है, एज x इज इक्वल टू, कैलकुलेटिव है बस और कुछ नहीं है, ये तो आपको आता ही है, ये आपने जूनियर क्लास में बहुत करा हुआ है। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, तो x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू पता है -5/3, z की वैल्यू पता है -70/3 इज इक्वल टू 0 आ गई। तो x -20/3 और ये कितना का -140/3 इज इक्वल टू 0, तो ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 160/3 आएगा। सो ये आपका फाइनल x भी आ गया। तो इस तरीके से हमको ये करना है। तो चलिए, तो देयरफॉर लास्ट में, तो देयरफॉर जो d वेक्टर है वो क्या था, xi yj z के, तो x निकल गया 160/3i, y -5/3j, j अच्छा सा बना लेते हैं j, और लास्ट में -70/3k। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इन रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस की बातें चल रही हैं। तो इतना जो है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ तक बोला गया कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस की बातें चल रही हैं। तो अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा दिया हुआ है 3i - j, ठीक है, तो वेक्टर है अल्फा। बीटा भी दे रखा है, बीटा वेक्टर है 2i + j - 3k दे रखा है। देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ β1 + β2, यानी कि एक कोई β1 β2 होंगे जिनका एडिशन बीटा आ रहा है, वेयर β1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। तो आइए चलिए करते हैं। तो एज β1 इज पैरेलल टू अल्फा, यानी कोलिनियर है। अगर पैरेलल है भाई, अगर β1 जो है जो वेक्टर है वो अल्फा के पैरेलल है, तो भाई उसका मल्टीपल होगा, यानी b1 इज इक्वल टू या β1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, यानी अल्फा लैम्डा अल्फा होगा, यानी कि उसका कोई मल्टीपल होगा, तभी तो ये पैरेलल होंगे। पैरेलल जब भी आते हैं कोलिनियर होता है, तो अगर ए और बी कोलिनियर हैं तो ए इज इक्वल टू लैम्डा बी होता है, अगर कोलिनियर या पैरेलल है। तो यहाँ पे जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ तो ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो एक चीज़ तो मेरी हो गई पक्की कि ये है, और अल्फा की वैल्यू पता है मेरे को, अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हाँ ये 3i - j ये दे रखी है, तो ठीक है। तो β1 की तो वैल्यू आ गई, β1 की वैल्यू की 3 लैम्डा i - लैम्डा j, ये हमारी β1 की वैल्यू आ गई। बहुत अच्छा, फ़ायदा होगा मेरा इससे, ठीक है। अब आपको ये पता है ना कि β2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो हम लिखेंगे एज β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया कि β2 जो है उसका डॉट प्रोडक्ट अल्फा के साथ 0 है। ये हमने अभी करा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। बट अब β2 कहाँ से निकाला जाए, हमें ये पता है ना, एज जो हमारा, हाँ वैसे इसके साथ में लिखना चाहिए, हमें साइड में लिख लेते हैं हम यहाँ पर, तो हमें फ़ायदा होगा क्योंकि शीट आपकी बहुत बड़ी होगी एग्जामिनेशन में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक कॉलम बना के, एज बीटा इज β1 + β2, ठीक है। तो यहाँ से β2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से β2 की वैल्यू हो जाएगी बीटा - β1,
ऐसा क्यों करा, क्योंकि मेरे को बीटा पता है, मेरे को मैंने बीटा 1 भी निकाला, तो बीटा 2 मैं निकाल सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते, तो बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, दिस इंप्लाइज बीटा माइनस बीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। या अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप बीटा 2 यहाँ निकाल लो, छोड़ो ये सब मत लिखो, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या है, बीटा कितना है भाई, 2i प्लस जे माइनस 3k है, माइनस बीटा 1 कितना है 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, के तो नहीं है, के नहीं है तो के लगा लेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। माइनस है ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो प्लस 0 के, क्योंकि आपने बीटा में से बीटा 1 माइनस करा, बीटा 1 ये रहा, यहाँ के नहीं है तो हम 0 के लगा लेते हैं। इसके बाद जो आई वाले होते हैं आई वाले के साथ माइनस हो जाते हैं, तो ये कितना आएगा 3 माइनस 2 लैम्डा आई, ये मैंने कॉमन ले लिया आई, और जे माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 प्लस लैम्डा जे आ जाएगा, और ये माइनस 3 के आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बीटा 2 है ना। तो बीटा 2 का आप यहाँ पर पुट कर दो यहाँ पर, तो बीटा 2 कितना आ गया, इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस 3 लैम्डा आई प्लस 1 प्लस लैम्डा जे माइनस 3 के डॉट अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है हमें, अल्फा ये रहा 3i माइनस जे, तो 3i माइनस जे के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो बस हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 के है। आप ये लगा लो, रुको मैं अच्छे से लिखूँ इसे, तो प्लस 0 के ये हमने लगा लिया, ठीक है। तो आप इसके बाद बस आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आई वाला आई के साथ होगा, तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, ठीक है। जे वाला जे के साथ माइनस है यहाँ पे, माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा, और के वाला 0 के साथ, तो 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना है 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये 5 हो गया, उधर जाके 10 लैम्डा होगी, तो लैम्डा की वैल्यू हाफ हो गई, लैम्डा की वैल्यू हाफ हो गई। तो अब मेरे को आराम से बीटा 1 बीटा 2 मिल चुके हैं। फिर मैं चेक करूँगा क्या बीटा और वो बीटा 1 बीटा 2 आएगा प्लस करके, तो देखते हैं। तो देयरफॉर बीटा 1, क्योंकि लैम्डा ही चाहिए था मेरे को, बीटा 1 ये है, ये रहा, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू हाफ आई माइनस हाफ जे, तो कितना आया 3/2i माइनस हाफ जे, ये आया हमारा। चलो बीटा 2 भी निकाल लेते हैं, एंड बीटा 2 क्या है आपका, यहाँ पे वेक्टर्स आएगा, बीटा 2 आपका क्या है, ये 3 माइनस 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आई प्लस 1 माइनस 1 प्लस है, प्लस लैम्डा है, तो हाफ जे माइनस 3 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3/2 4 माइनस 1/2 आई, और ये आएगा 3/2 जे, हो जाएगा माइनस 3 के। तो ये आपका फाइनली हमारा बीटा 2 आ गया। तो हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 आ चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये आ गया और हमारा बीटा 1 ये है, तो हम यहाँ पे बीटा 1 लिख लेते हैं अच्छे से, 3/2i माइनस हाफ जे। तो हमारा बीटा 1 बीटा 2 आ चुके हैं। तो अब इसको ऐड करके देख लेते हैं क्या वो बीटा के बराबर आता है कि नहीं आता। तो एज बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को ऐड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बीटा 1 3/2i माइनस 1/2 जे प्लस 1/2i प्लस 3/2 जे माइनस 3k, बस कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करा होना चाहिए, ये क्वेश्चन इतने इजीली होता नहीं। तो आई वाला आई के साथ ऐड करेंगे, 3/2 और 1/2 4/2 यानी कि 2i, हाफ और माइनस हाफ, ये 3/2 में से हाफ जाएगा 1/5, तो जे बचेगा, जे और ये माइनस 3 के। देखते हैं कि बीटा के बराबर है कि नहीं। बीटा हमारा क्या था, बीटा 2i प्लस था, 2i ये रहा देखिए सेम ही आया है, ये रहा बीटा 2i प्लस जे माइनस 3 के, 2i प्लस जे माइनस 3 के। तो ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये हो चुका है हमारा, तो ये हमारा आंसर भी आ गया। तो इस तरीके से इसको करना था। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा करा होना चाहिए, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है, आपको ये करना पड़ेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए पहले कोई वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, चलिए पहले डेटा लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी है। वैसे इसको मैं के मानना है, के मान सकते, देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो मानेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं लेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, और क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि ये आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी भी 0 है, बी डॉट सी भी 0 है, एंड सी डॉट ए भी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि एज यहाँ पे आप वैसे एक लाइन लिखनी चाहिए थी। तो एज ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी, एंड सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, ये तो दिस इम्प्लाइज ये आएगा। तो यहाँ पे एंड आप डाल सकते हो, तो दिस इम्प्लाइज ये आएगा, दिस इम्प्लाइज ये आएगा। तो मतलब इनका मीनिंग ये है कि ये परपेंडिकुलर है। तो चलिए देखते हैं। ये जो भी डेटा गिवन था हमने लिख लिया है। शो दैट द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक वेक्टर दिया है, इसने कंफ्यूज करा है यहाँ पर। ये a प्लस बी प्लस सी एक वेक्टर d भी तो बोल सकते हैं, इसको d मान लो अगर लेना हो, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा हो तो आप चलिए हम इसको ना d मान लेंगे। तो लेट d वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या कह रहा है कि जो शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वल इंक्लाइंड टू a b एंड c, यानी कि ये जो d वेक्टर है ये a के साथ जो एंगल बना रहा है, द एंगल बिटवीन d एंड a, और एंगल बिटवीन d एंड b, एंड एंगल बिटवीन d एंड c, ये तीनों इक्वल आएंगे। ठीक है, ये तीनों इक्वल आएंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये इक्वली इंक्लाइंड ना लेके यहाँ पे ट्वाइस लिख दे, फिर कहेगी कि एंगल बताओ इसका a के साथ, इसका b के साथ, इसका c के साथ। तो प्रोसेस सेम है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसमें इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगा क्योंकि वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ी सिमेट्रिसिटी वगैरह बन रही है, तो इक्वली इंक्लाइंड आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है, हमें d और a का एंगल निकालना है। तो इसके एंगल को मैं θ1 मान लूंगा, इसके एंगल को मैं θ2 मान लूंगा, इसके एंगल को मैं θ3 मान लूंगा। एंड में प्रूफ करूंगा कि θ1 θ2 θ3 क्या है, सेम है। तो ये एंगल बिटवीन है, यहाँ पे एंगल बिटवीन है, यानी आप समझ गए होंगे कि हमें θ1 θ2 और θ3 क्या करना है, सेम करना है। तो हम पहले मानते हैं लेट θ1 बी दी एंगल बिटवीन d एंड a, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और a में एंगल। ठीक है, तो और यहाँ पे ले लेते हैं, हाँ दूसरे पेन से ले लेते हैं। लेट θ2 बी एंगल बिटवीन, अब बिटवीन पूरा लिखना, d एंड वेक्टर b। ठीक है, ये वेक्टर है, ओके। और हम लास्ट ले लेते हैं, लेट θ3 बी एंगल बिटवीन d एंड c, यानी कि जो बोल रहा है कि इसके साथ θ1 है, इसका एंगल इसके साथ θ2 है, इसका एंगल इसके साथ मैंने θ3 ले रखा है। तो आप इस तरीके से इसको सोच सकते हैं। चलिए तो निकालते हैं। बहुत ईजी है, आपको पता है ना कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है। अगर मुझे a और b के बीच का एंगल निकालना है, अगर वो θ है तो cos θ की वैल्यू क्या होगी, a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड b। ये तो आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे, एज आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली हमारे पास 3 केसेस हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इधर देखिए, पर्पल वाला लेते हैं पहले, cos θ1। तो cos θ1 क्या हो जाएगा भाई, d डॉट ए अपॉन में मॉड d मॉड ए, राइट। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो मॉड d ये निकालना हमें, तो ये कितना आ गया, d हमने क्या ले रखा, हमने a प्लस बी प्लस सी। मैं इसलिए कह रहा था आपको ये लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सोच पाते हैं तो, कि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, d वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का, और ये आ जाएगा आपका मॉड ऑफ a, है ना। तो ये आ गया, तो ये cos θ1 आ गया। तो इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, a डॉट ए प्लस बी डॉट ए
प्लस सी डॉट ए, ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ऑफ ए। तो ये कॉस थीटा 1 आ गया। अब चलिए हम ये निकाल लेते हैं कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 भी सेम प्रोसेस है पूरा, तो डी डॉट बी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ डी, राइट। सो कितना हो जाएगा, डी ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर वेक्टर वेक्टर, और ये डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा। इसको वैसे मैंने सॉल्व नहीं करा, इसको सॉल्व वैसे कर लेना चाहिए था। अभी मैं इसको एक बार सॉल्व कर लूँ, फिर इस पर आते हैं फिर से। हाँ, बी डॉट बी और सी डॉट बी, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और ये मॉड ऑफ बी। ओके, सो ये हमने करा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ना, यहाँ पे लिखा है कि ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0 है, यानी कि ए डॉट बी 0 हो जाएगा। बी डॉट बी क्या होता है, मॉड बी का स्क्वायर होता है, और बी डॉट सी भी 0 दे रखा है, अपॉन में ये आ जाएगा मॉड बी। ये बार बार वेक्टर आपको लगाना ही है सब पे, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर अपॉन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आएगा, एट लास्ट वी हैव मॉड बी अपॉन में, ये आया। चलो भाई आ गया, कॉस थीटा 2 छोड़ दो, अब आ गया तो आ गया। इसको देखते हैं, ये हमने पीछे छोड़ दिया, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर आएगा, ए है ये, 9 नहीं है, ए डॉट ए, ओके मैं अच्छे से बना दूँ। ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर हमने पहले भी करा, बी डॉट ए 0 है, सी डॉट ए 0 है, अपॉन में ये कितना आ गया, ये चीज़ आ गई। इसके बाद ये भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये क्या आएगा, ये आएगा, डायरेक्टली कर दिया, जैसा इसको काटा था ऐसे इसको भी ये कट आउट हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें। तो आपका कॉस थीटा 1 भी आ गया, है ना, ये आ गया। चलिए आप कॉस थीटा 3 भी निकाल लेते, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉस थीटा, कौन से ब्लैक पेन से ले रखा है, ब्लैक पेन यूज़ करेंगे हम। कॉस थीटा 3 भी क्या होगा, एंगल बिटवीन सी एंड डी है ना, तो डी डॉट सी मॉड ऑफ डी मॉड ऑफ सी, तो कितना आ जाएगा, डी डॉट सी ए प्लस बी प्लस सी है, ये डॉट सी आ जाएगा यहाँ पर, ये मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, राइट, और यहाँ पर मॉड सी। तो फिर से वही सी डॉट ए या ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, यहाँ पर डॉट है, डॉट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अननेसेसरीली। मॉड ऑफ सी, तो कितना हो गया, ये 0 मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में, बहुत बोरिंग हो रहा है ये, पर हमें को करना तो है। तो ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो आपके पास क्या आएगा, मॉड सी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास चीज़ें आई। अब हम कह रहे हैं कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 इक्वल है, कि कैसे इक्वल हैं, आपको ये नहीं पता कि आप इसको ध्यान से देखो, इन तीनों को चीज़ों का ध्यान से देखो। हमने पहले स्टेप में बोला कि मॉड ए मॉड बी मॉड सी बराबर है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी बराबर हैं, है ना। तो अगर मॉड ए मॉड सी मॉड बी बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज मॉड ए इक्वल टू मॉड बी इक्वल टू मॉड सी, इक्वल हैं। तो भाई इसकी जगह रख सकते हैं ना, तीनों की जगह ए बी सी, तो कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं सबकी जगह, ए की जगह भी मॉड ए रखूँगा, बी की जगह भी मॉड ए ही रखूँगा, सी की जगह भी मॉड ए ही रखूँगा। तो कॉस थीटा 1, तो क्या उसके हिसाब से कॉस थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 इक्वल टू कॉस थीटा 3 नहीं हो जाएगा, वो क्या सब में मॉड ए नहीं हो जाएगा भाई, इक्वल है तो इसकी जगह भी तो हम मॉड ए रख सकते हैं, यहाँ पर इतने में इसकी जगह मॉड ए रख दीजिए, यहाँ भी मॉड ए रख दीजिए, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। बट ऐसे लिख तो सकते हैं नहीं, बट यहाँ पे लिख सकते हैं, तो तीनों ही बराबर हो गए। तो आपने देखा कि अगर तीनों ही बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3, हैंस दिस। अगर एंगल ही बराबर हो गए तो हम यही तो प्रूफ करना चाहते थे कि ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो देयरफॉर हाँ, ए प्लस बी प्लस सी
is equally inclined with A, B and C। अब ये क्वेश्चन यहाँ तो ख़त्म हो गया, पर बोर्ड में बोलता है कि ये बताओ ये एंगल भी कितना होगा, एंड हेंस फाइंड द एंगल। और यहाँ पर वो चीज़ों को बदल सकता था, यहाँ पर आपको मॉड ए की वैल्यू दे सकता था 2, मॉड बी की वैल्यू 3, कुछ ऐसे करके मॉड सी की वैल्यू ऐसे दे सकता था, कुछ भी। तो आपको कुछ नहीं करना था, बट आपको यहाँ पर उसको डाल देना था, यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू, मॉड बी की वैल्यू, मॉड सी की वैल्यू। पर अभी चलो एंगल निकाल के देखते हैं कि निकलेगा भी हमसे कि नहीं निकलेगा। चलो, तो हम इसको फिलहाल के लिए एंगल, अगर हमें तो प्रूफ करना था कि इक्वली इंक्लाइंड है, अगर मान लो कि एंगल ही बोले कि नहीं निकाल के दो एंगल, तो इसको मैं के मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। चलो एंगल भी निकालते, कितना एंगल होगा देखते, निकलता है नहीं निकलता। तो आपको भी पता है कि आपको सिर्फ ये निकालना है ना। तो मॉड ए मैंने के ले रखा है, तीनों की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, बट अभी हमें सारा प्रॉब्लम है। चलो आपके मन में आएगा कि ऐसा करते हैं कि अगर आपको इसकी ही वैल्यू निकालनी है ना, यही तो एंगल है कि cos थीटा 3 आ जाएगा, यही एंगल है, यहीं से आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपने के मान रखी है, इसकी वैल्यू 3 के नहीं होगी ना 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 ना, हमने पहले ही करा। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, एज मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वही चीज़ जो हमने प्रीवियस उसमें कर रखी है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया ये, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो आप पूरा सॉल्व करेंगे पेपर में, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2a डॉट बी हम कॉमन ले रहे हैं, b डॉट सी प्लस सी डॉट, ये आता है। अब आपको पता है तीनों ही चीज़ ज़ीरो है, ये तो k ले रखा है, तो k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, राइट। और ये तो ज़ीरो दे रखा है, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3k स्क्वायर हो गया। तो मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी हम पॉजिटिव लेंगे, वैसे प्लस माइनस √3k आएगा, पर हम पॉजिटिव लेंगे, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3k आ गई, है ना। तो बस हो गया क्वेश्चन, हो गया। आपको ये मिल गया। आप देखो, आप चुपचाप यहाँ पर क्या रख दोगे, आपको पता, हम यहाँ पर √3k रख देंगे, ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। पर इसको हम प्रॉपरली करते हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, तो आपको पता लग गया। तो देयरफॉर तो आप इसको इक्वेशन मानना चाहो तो मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर तो कुछ ले नहीं रखा, तो 1 ही मान लेते। फ्रॉम वन क्या, कॉस कोई भी ले लो क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं, कॉस थीटा 1 ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, कितना था वो, मॉड ऑफ ए अपॉन में ये था, है ना। तो मॉड ए हमने के ले रखा है और इसकी वैल्यू हमारी √3k आई, तो कट आउट हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू कॉस इनवर्स, ये 1/√3 आएगा ना, कॉस इनवर्स 1/√3, तो यही एंगल है। तो देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 पहले से इक्वल है, अलग हो सकते हैं। अगर अलग अलग हो गए तो आपको अलग कोई एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 2a प्लस बी प्लस सी होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम कवर करेंगे। तो इसमें पूछ सकता था, तो उस केस में कुछ ऐसे केसेस बनते हैं आपके पास, राइट। तो इसका तो मॉड आपको पता ही है, फिर इसका आप निकालते, है ना, वो होल स्क्वायर करके, फिर जो भी आंसर आता है उसको पुट करते, आंसर आ जाता। चलिए, तो इसका जो है हम वो नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें करेंगे। बट फिलहाल हमने ये क्वेश्चन करा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमने एक स्टेप फर्दर करा है कि एंगल भी क्या होगा। हमने इक्वली इंक्लाइंड क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है इस वाले स्टेप में, फिर हमने एक स्टेप आगे करा है। तो आप, अच्छा क्वेश्चन है, 4 to 6 मार्क्स में आ सकता है, डिपेंड करता है कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ आर 1/√3, 1/√3, 1/√3। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY और OZ। ध्यान रखिएगा। तो हम मान लेते हैं एक वेक्टर मान लो जो इक्वली इंक्लाइंड है OX, OY, OZ के। तो लेट वेक्टर xi प्लस yj
प्लस जेड के बी इक्वली इंक्लाइंड, बी इक्वली इंक्लाइंड with x y and z एक्सिस, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो बहुत आसान है, अब हमें बस इसके डायरेक्शन को साइन निकालना है, वो जो ये आएंगे। चलो शो कर देते हैं भाई। इक्वली इंक्लाइंड है ना, तो अल्फा बीटा गामा आपको पता होगा। अगर ये हमारी एक्सिस है और यहाँ पर हम बनाएं तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, और ये वाला एंगल जेड के साथ ये आप गामा होगा। तो आपको इन सब की वैल्यू भी पता है ना। तो अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता क्या, वो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो चलिए, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी दी, मैं गामा को इसको अच्छा बना लेता हूँ, गामा बी दी एंगल मेड बाय या एंगल ऑफ द वेक्टर, एंगल मेड बाय वेक्टर ए, जो मैंने ये ले रखा है ये वाला, विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। तो आपको पता है ना कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। कॉस अल्फा का किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस अल्फा आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको करना कुछ नहीं होता, आप इसका ही यूनिट वेक्टर बना दो, यानी कि आप ए कैप निकालो। ए कैप कैसे निकलता है, उसको ही वेक्टर को उसके मॉड्यूलस से यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना है, एक्स आई ए वाई जे और जेड के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये जो है ये एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आई, और ये वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जे, और ये जेड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के। यही ये जो है ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा और ये कॉस गामा है। बस आप ये ध्यान रखिए, कोई भी वेक्टर उसको यूनिट वेक्टर बनाओ, जो उसके स्केलर कंपोनेंट होते हैं वही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं। बस आप इतना ध्यान रखना। तो ये चीज़ आ गई है ना, तो ये आ गया। और कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ, वैसे मैं फालतू में कर रहा हूँ, ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को कॉस पर। अगर इन केस अगर आप जानना चाहते हैं तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया। वैसे मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि हमको तो क्या निकालना है, हमको तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन ही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है, ठीक है। तो आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालनी है, ना कि इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने फालतू में लिखा है, ठीक है। तो पूरा हम क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो एज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे को, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो आप इसको हटाना चाहे हटा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप ऊपर से हटा सकते हैं, पर हाँ ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, बस ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से अगर इन केस कुछ ऐसा यूज़ आता है कि इनको यूज़ करना पड़ जाए, आप उससे कर सकते हो, जो अगले क्वेश्चन में होगा भी। ओके, तो हमने ये करा कि अल्फा बीटा गामा सेम है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा भी होगा। अगर ऐसा है, और हमको ये भी पता है एज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी 1 होता है। भाई कौन सी प्रॉपर्टी ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, वो यही चीज़ है। एल एम एन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता है। ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों को मतलब इसको लिख लो, सबको कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लो। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 प्लस माइनस होगी, पर हम प्लस लेंगे क्योंकि अक्यूट ले लेते हैं एंगल्स। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, तो सारी वैल्यू सेम हो गई। तो दिस इम्प्लाइज
कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3. तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3. तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एज अ नॉलेज आपको यहाँ पे बता दिया कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, वैसे आपको ए लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा ही क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर सकते थे. ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये कैसे कॉस का अल्फा कॉस का बीटा कॉस का गामा 1 होता है, तो आप बस स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, आपको 1 दिख जाएगा. तो इतना था ये क्वेश्चन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स का तो नहीं है ये. चलिए तो हम नेक्स्ट करते हैं. तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं. ये तो इजी सा क्वेश्चन है. देखिए क्या कह रहा है. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस विद a unit vector along the sum of this vector is equal to 1. यानी कि ये जो वेक्टर है, तो हम इसका नाम देना चाहो आप नाम दे दो, नाम दे देते हैं. चलो तो लेट ए वेक्टर इसको दे देते हैं i प्लस जे प्लस के, बस नाम दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा इजी दिखने लगे आपको. बी वेक्टर आप 2i प्लस 4j माइनस 5k दे दिया. आपको नेमिंग करनी है करो, नहीं करनी मत करो. एंड सी ये हो गया. आप डायरेक्टली करना चाहो डायरेक्टली कर लो, पर हाँ अगर थोड़ी नेमिंग कर लोगे तो आपको अच्छा दिखने लगेगा. वो डिपेंड करता है कि इसको क्या सूट करता है, कौन कितना कंफर्टेबल है किस चीज़ के साथ. तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस, यानी कि ए का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट along the sum of the vectors with the unit vector along the sum of the vectors this, इन दोनों के सम के साथ, यानी कि b प्लस सी आप निकालो, उसका यूनिट वेक्टर बनाओ. ये बना लिया यूनिट वेक्टर, है ना, ऐसे बनाते यूनिट वेक्टर. कोई भी एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए खुद एक वेक्टर होगा ना d. तो अगर आपको d का यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप d अपॉन मॉड ऑफ d कर दो. तो मैं d वगैरह इतने ज़्यादा लेट वगैरह नहीं करेंगे हम. तो आपको b प्लस सी कैप निकालना था, वेक्टर नहीं लगाना चाहिए. b प्लस सी कैप निकालना था, खुद एक वेक्टर होगा, हमको ये निकालना था. यानी कि b प्लस सी का कैप निकालना है. वो उसका डॉट प्रोडक्ट कह रहा है ना. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 के बराबर. तो आपको पता है आपका सारा मोटिव क्या होना चाहिए, सिर्फ ये यूनिट वेक्टर b प्लस सी होना चाहिए. तो चलिए निकाल लेते हैं. तो पूरा है, तो यहाँ पर हम एज लिख लेते हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं. b प्लस सी का कैप जो, इसको d लेना, आप d ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप इसको निकालना है तो वो कितना होगा, b प्लस सी कर लो. b प्लस सी यानी कि b और c को लैम्डा के साथ, i वाला i के साथ, तो लैम्डा प्लस 2i या 2 प्लस लैम्डा, बात एक ही है. 4 और 2 6 हो जाएगा, 6j, और ये दोनों ऐड करते ही माइनस 2k आ जाएगा. और अपॉन में इसका मॉडुलस जो आ रखा है हमारा, लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. तो फाइनल हो गया. तो यही हमारा है. तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, इतना ज़्यादा वो नहीं करना. अगर आप सेपरेट करना चाहो सेपरेट कर लो, नहीं करना चाहते तो मत करो, यह हो जाएगा. तो यहाँ इसको पुट कर लेते हैं. तो दिस इम्प्लाइज ए कितना है, i प्लस जे प्लस के डॉट, ये पूरा हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं. i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन ये लैम्डा प्लस 2 स्क्वायर. आप चाहो तो वैसे करना तो चाहिए सेपरेट, पर चलिए कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो इसका सेपरेट कर ही लेते हैं. वैसे i वाला i के साथ डायरेक्टली कर सकते हो आप, इसको कांस्टेंट है ये, तो इस केस में तो काम कर जाएगा. तो अगर i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए. i वाला i के साथ करते हैं तो लैम्डा प्लस 2 इंटू 1 हो पाएगा, फिर 1 6 के साथ हो पाएगा, तो बहुत ईजी हो गया. 1 माइनस 2 के साथ हो पाएगा, अपॉन में ये ऐसे ही रह जाएगा. ये 2 इंटू 1 था ना, 2 इंटू 1 हो 2 इंटू 1. ठीक है, तो फाइनली लैम्डा प्लस 2. अब देखिए तो ये बहुत सही चीज़ दिख रही है. देखते हैं क्या हो सकता है.
और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 40 आया, है ना। तो ये लैम्डा प्लस 2 ये कट जाएगा, लैम्डा प्लस 6 आएगा। ओके, ये आएगा लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर 40। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करते ही लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 40 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सो आप ये कर ही सकते हो, आपको जैसे सूट करे आप वैसे करो इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कट आउट हुआ और कुछ जा रहा है। तो ये इधर आएगा तो 8 लैम्डा हो जाएगा, ये 44, ये 36 उधर जाएगा तो 8 बचेगा ना, 8 बचेगा तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। तो देखा, तो ईजिली हमने लैम्डा की वैल्यू 1 निकाल ली। तो कितना ईजी था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा आपको अपना जो वे ऑफ थिंकिंग है वो क्लियर रखनी है। तो चलिए अभी सेक्शन फॉर्मूला का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मार्क्स में आ जाता है। और ये क्वेश्चन, इसमें ना बस आपको थोड़ा लॉजिकल रहना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, वो ना आपको कंफ्यूज कर सकता है ए और बी की वैल्यू देख के और फिर ये पूछ के, है ना। कुल मिला के आपको मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि बोल क्या रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस। यानी कि 2 पॉइंट है पी और एक क्यू है, इसका है 2a प्लस बी और इसका है आपका a माइनस 3b। पॉइंट पोजीशन वेक्टर है, खुद एक वेक्टर है, ध्यान रखिएगा आप। ये ना कंफ्यूज करने के लिए मैं बताऊँ आपको, ये ऐसे भी दे सकता था, a की वैल्यू दे देगा, है ना, ऐसा कुछ दे देगा, b की वैल्यू दे देगा, है ना, फिर ऐसे पूछ लेगा। तो उस केस में आप क्या करो, पहले a प्लस बी निकालो, यहाँ पे जो भी है 2a प्लस बी निकालो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ऐसे बोल ही नहीं रखा, तो a और b के फॉर्म में आंसर आने वाला है, हमको पर्टिकुलर वेक्टर नहीं मिलने वाला। खैर, तो ऐसे में क्या करना है, आप ना फिगर में मत फंसीगा। फिगर में आप जैसे आपने 11th में करा था आप वैसे करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। आपको एक पॉइंट चाहिए, कहाँ कह रहा है, एक्सटर्नली कह रहा है, एक्सटर्नली के लिए भी आप इंटरनली का ही फिगर बना दो 1:2 में। ध्यान रखिएगा बस, अगर p आगे है, यहाँ आगे है और यहाँ पे 1 आ गया तो 1 भी ऊपर ही रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको 2 रखिए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आर ले लिया। अब आपको बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, इसको इसके पास ले जाइए और इसको इसके पास ले जाइए, तो आप डायरेक्टली करिए, मैं फिगर बताता हूँ कैसा फिगर होगा इसका एग्जैक्टली। बट अगर आपको एग्जाम में सही करना है और जल्दी करना है तो आप एक्सटर्नली का भी इंटरनली वाला फिगर लगाओ, बस फॉर्मूले में माइनस पुट कर देना, आंसर आपका ठीक आएगा। और इनकी पोजीशंस ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट 2a प्लस बी फर्स्ट पोजीशन पर, 1 फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये इसके पास ही रहना चाहिए, 2a प्लस बी और 1 यहाँ पर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड, या सीधे लिखो आप OR, पोजीशन वेक्टर कह रहा है ना, पोजीशन वेक्टर OR, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट होते हैं, सीधे करो। तो अगर आपको फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला रखो, तो नहीं रखना है मत रखो। तो इसको 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, p वाले के साथ, तो 2 इंटू 2a प्लस बी आएगा, फिर यहाँ पे 1 इंटू a माइनस 3b आएगा। एक्सटर्नली कह रहा है तो बीच में आपका माइनस आएगा। और अब ध्यान रखिएगा 2 आगे तो यहाँ भी 2 आगे, 1 पीछे तो यहाँ भी 1 पीछे, यही आपका आंसर है। तो 4a प्लस 2b माइनस a प्लस 3b अपॉन में 1, तो कितना आया 3a प्लस 5b, ये आपका फाइनल आंसर है। तो आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो आपके पास r है, आपके पास q है ना। तो मिड पॉइंट के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला में यूज़ कर लो। अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज़ नहीं करना तो आप सीधे ही जो हमारा है कि a प्लस बी बाई 2 यूज़ कर लो। तो अब जो रियल फिगर है, अभी मैं बनाता हूँ रियल फिगर, पर अगर हम इसको पॉइंट में ख़त्म करना चाहें, आर क्यू का मिड पॉइंट है, आपके पास r पता है 3a प्लस 5b है, और आपको q पता है, आर क्यू है ना, q आपका a माइनस 3b, आपको p बताना है कि p ही होगा। तो आप देख लो इनका मिड पॉइंट p आता है कि नहीं आता, है ना। तो ये तो बहुत आसान है, तो हम निकालते हैं या मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट आर क्यू, है ना। वो क्या होगा, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देंगे, तो 3a प्लस, वो सेक्शन फॉर्मूला ही लग रहा है, देखिए 1:1 रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 1 इंटू समथिंग, है ना। अगर आपको वैसे प्रॉब्लम आता है सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। a माइनस 3b इंटरनली मिड पॉइंट है तो इंटरनली होगा, बाय 2 हो गया। तो अब मैं इसका रियल फिगर बनाऊंगा, किस तरीके से था ये, तो 3a प्लस 5b प्लस a माइनस 3b। पर हाँ, अगर आप रियल फिगर में फंसेंगे तो ये क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे देगा फिर। तो इसको करेंगे तो 4a
प्लस 2b बाई 2, तो 2a प्लस b आया, क्या यही है हमारा वेक्टर p यानी OP? देख लेते हैं 2a प्लस बी, देखिए ये रहा 2a प्लस बी, तो हमारा ठीक है। चलिए मैं इसका अब आपको फिगर बताऊं। एक्चुअली एक्सटर्नली था, एक्चुअली ये जो था ना ये एक्सटर्नली था ये वाला। तो चलिए मैं इसका फिगर बना के दिखाता हूँ आपको एक्सटर्नली कैसे करते हैं। और सारी चीज़ें ना पोजीशन वेक्टर की बातें चल रही, तो सारी चीज़ें ओरिजिन से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें ओरिजिन से आ रही। तो मैं पहले ओरिजिन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। तो हम ओरिजिन येलो से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। एक वेक्टर है p, p यहाँ पर है, p मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, p मैंने यहाँ पर लिया और q मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। अब जो r है, r एक ऐसा है जिसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में, 1:2 में, यानी p से 1 डिस्टेंस पर होगा, q से 2 डिस्टेंस पर होगा। यानी कि जो फिर r होने वाला है वो इस तरफ होना चाहिए, क्यों? तभी तो डिस्टेंस p से कम होगा, q से ज़्यादा। अगर इस तरफ ले ले तो q से कम होगा, p से ज़्यादा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे करें? तो अभी पोजीशन वेक्टर कह रहा है, वेक्टर है तो वेक्टर तो भी ऐसे बनते हैं। OP वेक्टर ये होगा, यहाँ पहुँच नहीं पाया, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। OP ये होगा, OQ ये होगा। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बात करते हैं। और फिर लास्ट वाला OR आपका ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो है ये रेशियो 1 है और इतना रेशियो 2 है। तो इस तरीके से काम कर रहा है। और ये जो लाइन सेगमेंट जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस लाइन सेगमेंट को जब ज्वाइन करेंगे तो वो ये वाला बनेगा। तो इस तरीके से बन रहा है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों में ना फंस के आप ऐसे लगाओ तो आप बेटर इस फॉर्मूले को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपने इसको इस तरीके से करा, हाँ हो सकता, मना नहीं है, अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है तो आप बिल्कुल करिए, पर ये इजी पड़ता है जैसे इसे करना। और एग्ज़ाम में ये फिगर्स मत बनाइएगा, क्योंकि आपको खुद पता है ये फिगर हमारा ठीक नहीं है, इंटरनली लेके कर रहे हैं। पर हाँ उस केस में हम अगर रेशियो को माइनस ले लें, -1, तो काम बन सकता है। पर हाँ आप ये फिगर ना ही बनाइए तो बेटर रहेगा। आप इसको रफ में अपने लिए बनाइए, आप डायरेक्टली आंसर लिखिए। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.